नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन सीटेट ईवीएस क्लास थर्ड की एनसीईआरटी का चैप्टर 7, 8, 9 में करवाऊंगा। कल के सेशन में मैंने ईवीएस एनसीईआरटी क्लास थर्ड की चैप्टर 4 और 5 और 6 करवाया था। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेसन 7 है बिन बोले बात। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक यहाँ से प्रश्न बनते हैं मैंने उन सबको हाईलाइट कर दिया है, वही हमें देखना है। चलिए देखते हैं। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुनें ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ। तो यहाँ से तात्पर्य निकलता है कि जिनको बच्चे स्वयं जोड़ कर पाएँ, उन्हें उन घटनाओं को हमें चुनना चाहिए और बच्चों को पूरा मौका देना चाहिए कि स्वयं उस कार्य को करें और अपने प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों में समझाते हैं। दूसरों की बातें वो अपने ओठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से पेडागॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों में अपने अनुभव को शामिल करते हुए इस विषय में संवेदनशील बढ़ाई जा सकती है। तो हर बच्चों में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं। कोई बच्चा गणित में अच्छा होता है, कोई हिंदी में अच्छा होता है, कोई और विषय में अच्छा होता है, कोई हिंदी बोलता है तो कोई उर्दू बोलता है तो कोई इंग्लिश में बात करता है। सबकी भाषा अलग अलग होती है। तो सब बच्चे अलग अलग क्षमताओं के साथ आते हैं। तो हमें उन सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर कक्षा में पूरा मौका देना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं के अनुभव को शामिल करते हुए उस विषय पर संवेदनशील बन सकें और अपना सृजनात्मकता का विकास कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। अपने आसपास के छोटे बच्चे करीब 6-8 महीने के देखो अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। तुम सोच रहे हो कि ये कैसे चेहरे हैं, ना उनमें आंखें हैं, ना नाक है और ना ही मुंह। यह सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर देखें। यह आफ्ताब है, इसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा। तो इसका खिलौना टूट गया है या दुखी है, जो इस फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और फिगर दिखाया गया है जिसमें यह लड़की खुश है क्योंकि कल ही इसकी छोटी बहन पैदा हुई है। तो यहाँ से जो पेडागॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह बनता है बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। तो यहाँ से पेडागॉजी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा अवसर देना चाहिए। हाँ, और हमें बच्चों को अपनी भावनाओं व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि बच्चों का सृजनात्मक विकास हो सके। आगे देखते हैं। लेसन 8 देखते हैं। पंख फैलाए उड़ते जाए, सिर पर मेरे हैं सुंदर पंखों का नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो कौन सा है? मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आकाश में से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूँछ है मेरी खांचे वाली, हूँ मैं बड़ी निराली। तो कौन सा है? बाज है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मरे जानवर खाकर जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे ऊंचे मैं उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। तो गिद्ध। तो यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि मरे हुए जानवर को कौन सा पक्षी साफ करता है? तो गिद्ध साफ करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पेड़ के छेद बनाऊँ, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊँ, टुक टुक करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। ठीक। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनता है। तो पेड़ में छेद बनाकर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो कठफोड़वा बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पेडागॉजी का बनता है, बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को विभिन्न पक्षियों के गुण का पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वह उनके नाम ना भी जानते हों। तो बच्चे जब बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर वह उस पक्षी को देखेंगे तो आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को पढ़ाने के लिए हमें बच्चों को पक्षियों के गुण का पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वह उनके नाम ना भी जानते हों। तो बच्चे जब पक्षियों को देखेंगे तो पहचान लेंगे कि यह पक्षी हरा है, या तोता है,
या कबूतर है, देख के उसका अवलोकन कर पाएंगे, और जब वह उस फिगर को, चित्र को किताब में देखेंगे तो आसानी से उसको पहचान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या तुमने ध्यान दिया है, अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती हैं। नीचे कुछ पक्षियों के चोंच के चित्र हैं, इसको ध्यान से देखो और पहचानो ये किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखो, अगले पृष्ठ पर खाली खाने में किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ और उसमें उसके रंग भरो, उस पक्षी का नाम भी लिखो। ऐसे में बच्चों से करवाना चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है वही बनता है कि बच्चों को पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा उन अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। तो हमें जब बच्चों को पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चों को चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखने के लिए बोलना चाहिए। जब बच्चे पक्षियों को देखेंगे कि वह पक्षी कैसे खा रहा है, कैसे बोल रहा है, कहाँ बैठता है, किस कलर का है, जब उसके बारे में बच्चे स्वयं अवलोकन करेंगे और अवलोकन को नोट करेंगे कापी में, और नोट करने के बाद बच्चों को कक्षा में खुद बोलने पूछा जाए, प्रश्न बच्चों से बोला जाए कि यह पक्षी कौन सा है, इसके बारे में बच्चों बताओ। तो बच्चे स्वयं अपना अनुभव करके अपनी सृजनात्मक और चिंतन शक्ति को बढ़ावा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर के माध्यम से बताया भी गया है, जैसे कबूतर, तो कबूतर की चोंच छोटी होती है तो यह दाना चुनने में काम आता है। तोता मिर्ची वगैरह खाने के काम आता है। गीध मरे हुए जानवर, बाज चूहा, और या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। चलिए आगे देखते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके भी अलग अलग हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, झटके से कौन सी पक्षी अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो वह मैना करती है। और एक प्रश्न यहाँ से यह भी बनता है, उल्लू तो अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू लगभग 270 डिग्री तक या 360 से कुछ कम डिग्री तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। तो यहाँ से दो इसमें बच्चे डाउट रहते हैं, झटके से कौन घुमाता है, मैना, और जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है वह उल्लू है। कई पक्षी ऐसे भी होते हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुमने ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? ऐसा बच्चों से हमें प्रश्न करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन देखते हैं। बादल आए बारिश लाए, अप्पू ने केला खाया। तो यहाँ से यह प्रश्न बनता है, हाथी को कौन सा फल बहुत पसंद है? तो हाथी को केला बहुत पसंद है। वह रोज केले के पेड़ों को केले में तोड़कर खाता था। एक दिन उसने देखा कि केले में पेड़ मुरझा रहे हैं, बहुत दिनों से बारिश हो नहीं रही है। अप्पू बोला, मैं अभी अभी अपनी सूंड से पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड से पानी भर भर कर वह खूब नहाया। फिर सूंड से पानी भरा और जाकर केले के ऊपर पेड़ों को नहला दिया। पानी मिलते ही केले के फूल खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज़ तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे फल और केले देते हो। तो यहाँ से एक प्रश्न यह बनता है कि पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है? तो अब बारिश के पानी से मिलता है। ठीक, बारिश के पानी से पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ से बच्चों से प्रश्न करना चाहिए, अप्पू को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए? तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? अप्पू हाथी ने नदी से जी भरकर पानी पिया। तुमने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है? क्या तुमने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? अगर हाँ तो किसको? जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता वह पानी कहाँ से पीते हैं? ऐसा प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पे कवियों ने बादलों में बहुत कुछ दिखाया है। क्या तुम्हें बादलों में कुछ भी दिखा है? बादल क्या क्या करते हैं? बारिश आने से तुम कैसा लगता है? बारिश आने पर बादलों के अलावा और क्या क्या दिखाई देता है? क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? बारिश होने पर क्या क्या होता है? बारिश होने पर नाव बनाने और उसमें पानी में चलाने में मज़ा आता है या ना? कागज़ की नाव बनाओ और उसे पानी में तैराओ। ऐसा प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट निकल के आता है, टॉपिक क्या निकल के आता है पेडागॉजी का, बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभाव अच्छे या बुरे दोनों प्रकार पर गहराई से चर्चा हो सकती है। जब हम बच्चों से बारिश के जुड़े अनुभव से सब प्रश्न करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, तो हर बच्चे अलग अलग अपना अपना अनुभव साझा करेंगे। तो उसके बाद हम बच्चों से उनके बारिश से होने वाले प्रभाव के बारे में, अच्छे या बुरे के गुणों को गहराई से उस पर हम चर्चा कर पाएंगे।